हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 27 फरवरी का गणित का पेपर देने वाले हो, क्लास 10th में हो, तो आप बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यार बच्चों। आपका 95% नंबर बिल्कुल आप लोगों का आज की ही वीडियो में क्लियर होने वाला है। 70 में 70 नंबर बिल्कुल मैं आप लोगों को पक्का कराने वाला हूँ इस बार गणित में मेरे प्यार बच्चों। ऐसा वीडियो आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे कोई नहीं देगा। 95% पक्का आप लोग जो, ठीक है, ऐसा वीडियो कभी नहीं मिलेगा आप लोगों को। सारे किताब के मतलब पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बस इसी प्रश्न को तैयार करना है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने कहा आप लोगों को ज्यादा मैं कुछ बताता नहीं हूं। आप लोगों को जो बता दिया उसको आप श्योर मानो, उसको आप 100% मान लो कि ये एग्जाम में आने वाला है, उसको कोई रोकेगा नहीं। मैं कम ही बताता हूं लेकिन आप लोगों को सटीक बताता हूं कि जो एग्जाम में आए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी वीडियो है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना। जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने लिया है, अगर वो सारे क्वेश्चन अगर आपको तैयार है तो समझ लो कि 27 फरवरी को 70 में 70 नंबर बिना कहे सुने। 3 घंटे का पेपर है ना, पता चलेगा कि आप 2.5 घंटे में पेपर करके आप चले आओगे। 2.5 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर दोगे कि सारे क्वेश्चन इसी वीडियो से आने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे प्यार बच्चों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेना। पहला प्रश्न मैं हल करना चाहता हूं। पहला प्रश्न मेरे प्यार बच्चों यह है कि दिया है HCF 252,594 का, HCF 18 दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए LCM 252 और 594 का। मतलब दो संख्याओं का HCF दिया है, उन्हीं दोनों संख्याओं का LCM पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को देख लो ताकि फार्मूले से आपको मालूम हो जाए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को मैं पहला प्रश्न यहां हल करता हूं। प्रश्न कह रहा है कि HCF दोनों संख्याओं को दिया है, LCM पूछा है। तो जब भी LCM आपसे पूछे तो उसके लिए फार्मूला चलता है। LCM बराबर फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में HCF। यह फार्मूला होता है। तो आप इस फार्मूले पर रख लो। LCM आपको निकालना है। पहली संख्या आपको 252 दिया हुआ है और दूसरी संख्या 594 दिया हुआ है और बटे में HCF कितना है, 18 है। अब बस आपको काटना है। जब 18 से 252 को काटोगे तो LCM आपको मालूम चलेगा कितना। जब 18 से 252 को काटोगे तो 14 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 14 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, गुणे में हो जाएगा 594। अब यहां से आप सिंपल गुणा करना है आपको LCM निकालने के लिए। जब LCM निकालोगे तो 14 गुणा 594 में करोगे तो 8,316 आपको LCM देखने को मिलेगा और यही आपका LCM है और यही आपका आंसर है। बस अब ऑप्शन में ढूंढना है कि 8,316 कहीं दिख रहा है क्या। बिल्कुल दिख रहा है, 8,316 ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और यही राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक बार अगर आप इस वीडियो को देख लिए, आपको मालूम चल गया कि हाँ LCM निकालने का यही फॉर्मूला है, तो एग्जाम में यही आएगा और यही फॉर्मूला याद करोगे, रखोगे, उसका मान और आंसर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न सॉल्व करूंगा, लेकिन दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं पहले क्या है। दूसरा प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद, ठीक है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। तो अगर द्विघात बहुपद किसे बोलते हैं, जिसकी अधिकतम संख्या, घातों की संख्या 2 होती है, तो द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 होगी। तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें क्या लगाना है, इसमें तो सोचने वाली बात है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। हाँ, अब प्रश्न आता है तीसरा जो कि लगाने वाला है। क्या है कि यदि 3x प्लस 2ky बराबर 2 और एक है 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर हैं तो k का मान है। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है। इक्वेशन दो दिया है, एक दिया है 3x और प्लस 2ky दिया हुआ है और बराबर 2 दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार कर सकते हैं कि 3x प्लस 2ky और प्लस 2 इधर है तो -2 कर दो बराबर 0। इससे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। एक समीकरण और दिया मेरे प्यारे बच्चों, 2x प्लस 5y और प्लस 1 बराबर 0 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको समीकरण नंबर आप दूसरा मान लो। ठीक है, अब यहाँ बोला है कि इन दोनों समीकरणों द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर समांतर है। जब परस्पर दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उसका इक्वेशन कहता है, मैं ब्लैक पेन से लिखता हूँ, उसका इक्वेशन कहता है कि A1 बाटा A2 जो है वो बराबर होता है B1 बाटा B2 के, लेकिन यह जो है बराबर नहीं होता है C1 बाटा C2 के। ये कब कंडीशन फॉलो करता है, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तब।
ठीक है। तो मेरे प्यार बच्चों, पहले आप A1 B1 का वैल्यू निकालो। तो समीकरण नंबर पहला से A1 B1 C1 का वैल्यू निकलेगा, समीकरण नंबर दूसरा से A2 B2 C2 का वैल्यू निकलेगा। तो चलो पहले A1 का वैल्यू निकालते हैं समीकरण पहला से। तो A1 बराबर 3, ठीक है। इसी तरह B1 बराबर मेरे प्यार बच्चों कितना आ जाएगा, 2 के, और C1 बराबर मेरे प्यार बच्चों माइनस के 2। इसी तरह अगर मैं यहाँ से A2 निकालूं तो A2 बराबर कितना आ जाएगा, 2, और B2 बराबर दूसरा का समीकरण से 5। इसी तरह C2 बराबर कितना आ जाएगा, 1। अब वैल्यू निकल गया तो अब पुट अप कर दो। A1 का वैल्यू कितना है, 3, A2 का वैल्यू कितना है, 2, बराबर है B1 का वैल्यू कितना है, 2 के, और B2 का वैल्यू कितना है, 5। बस अब इतना सही हल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, तिर्यक गुणा कर दो। 2 को गुणा 2 के में करोगे तो 4 के आ जाएगा, बराबर 5 दिया 15। अब यहाँ से के का वैल्यू में निकालूं तो 15, 4 गुणा में उधर जाएगा तो 4 भागे में आ जाएगा, ठीक है। तो के का मान कितना गया, 15/4, और यही आपका आंसर कहलाएगा। और ऑप्शन में देखोगे तो जरूर मिलेगा 15/4। तो 15/4 जैसा तीसरा का ऑप्शन देखो, सी वाला ऑप्शन 15/4। बस हो गया। तो एक बार लगा के जाओगे ना तो एग्जाम में पूरा दिमाग काम करेगा, आपको सारे क्वेश्चन लगाकर चले आओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है विविध कर ज्ञात कीजिए। तो देखो एक समीकरण आपको दिया है कि 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दिया हुआ है। इसको आप तुलना कर लो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, ठीक है। अब यहाँ विविधकर निकालना है, तो विविधकर का फार्मूला चलता है, जब तक मालूम नहीं रहेगा कुछ नहीं कर पाओगे। तो d बराबर b² माइनस 4ac, यह जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये विविधकर निकालने का फार्मूला है। जब तक ये नहीं याद रहेगा तब तक आप लगा ही नहीं पाओगे। तो पहले ए बी सी के वैल्यू निकालो। तो यहाँ से देखो x² से x² कैंसिल, तो a बराबर 3, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। b बराबर x से x कैंसिल, b बराबर -2, और c बराबर 1/3, ठीक है। जब निकल गया तो d बराबर विविधकर बराबर b², b का वैल्यू क्या है, -2, फिर -4 गुणे a का वैल्यू कितना है, 3, और c का वैल्यू कितना है, 1/3। 3 से 3 आप कैंसिल कर देना है। d बराबर -2 का स्क्वायर करोगे तो +4, फिर -4 गुणा 1 में करोगे तो 4। अब d बराबर 4 में से 4 गया तो 0, बात खत्म। विविध कर d जो है 0 आ गया। तो देखो इसमें दिया है पहला वाला ऑप्शन ही तो दिया है, ए वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत आप लोगों को हो रही है, बिल्कुल नहीं होगी। जब तक मैं हूं आपको 1% दिक्कत नहीं होगी, इस बात की मेरी गारंटी है। आगे देख लो, अगला प्रश्न है 5वां, बहुत प्यारा प्रश्न है। किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बस बताना है। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार ये क्षेत्रफल है, मतलब ये आयताकार खेत है, तो इसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। और क्षेत्रफल क्या निकलता है, यल इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है, 30 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई हमको मालूम नहीं है ना, चौड़ाई मालूम, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। तो देखो लंबाई को हम मान लेते हैं y मीटर, ठीक है, और चौड़ाई को हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल अगर निकालने तो क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल है जो कि दिया है 30 मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर पहला मान लो। और एक बात बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, लंबाई जो है y जो है चौड़ाई से, चौड़ाई मतलब x से 1 मीटर अधिक है, इसको समीकरण दूसरा मान लो जिस प्रकार बोला है। अब करना क्या है, समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रख दो। तो y बराबर x+1 है, तो y की जगह आप x+1 रख लो, ठीक है, कोष्टक में इंटू में बच गया इधर x, बराबर इधर हो गया 30। x को गुणा x में करोगे तो x² प्लस x में x का गुणा करेंगे तो x², और प्लस x में 1 का गुणा करोगे तो x बराबर यहाँ पे 30। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब करना क्या है, x² और प्लस x, प्लस 30 इधर आएगा तो -30 बराबर 0। हमको तो इक्वेशन ही पूछा था ना, तो इक्वेशन बन के तैयार है। देखो ऑप्शन में दिया है x² प्लस x -30 बराबर 0, तो x² प्लस x -30 बराबर 0, ऑप्शन नंबर तीसरा। लो बन गया। तो इतना आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, बस एक बार आप लगाकर चले जाओगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब 6 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। तो प्रश्न नंबर 6 है
कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78वां है। तो कौन सा पद जो है 78 है। बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको सीरीज दिया हुआ है 3, 8, 13, 18, फिर इसी तरह चलता है। कह रहा कौन सा पद 78 है। तो हमको मालूम नहीं कि कौन सा पद 78 है, तो हम लोग लिखेंगे कि मान लेते हैं कि माना एनवा पद 78 है। तो एनवा पद का मतलब एनवा पद को हम मान लेते हैं कि 78 है। नहीं मालूम तो मानना पड़ेगा ना। ठीक है, अब एनवा पद कैसे निकलता है, ए प्लस n माइनस 1 डी, ठीक है, बराबर 78 अंश। और आपको मालूम है यहाँ पे कि ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू मतलब प्रारंभ 3, और डी मतलब सर्वांतर कैसे निकलता है, 8 में से 3 घटा दो तो 5, सर्वांतर 5 आ गया। बस ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 5 रखिए, ए का वैल्यू की जगह 3 और n माइनस 1 डी का वैल्यू 5 बराबर 78 अंश। तो 3 प्लस 5 गुणा n में करोगे तो 5n माइनस 5 गुणा 1 में करोगे तो 5 बराबर 78 अंश। तो हो जाएगा आपका 5n निकालोगे तो हो जाएगा आपका 78 और माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 और प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस के 3। तो 5n बराबर कितना आ जाएगा, 78 में 5 अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 83, 83 में से 3 जाएगा तो 80 बचेगा। और यहाँ से n निकालोगे तो 80/5 आ जाएगा, घटाओगे तो n बराबर 16, तो मतलब 16वां, ठीक है, 16वां पद जो है 78वां होगा। तो यहाँ पे लिख देना कि 16वां पद 78वां है, मतलब 78 है। तो 16वां पद मतलब ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, 1% दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। और प्रश्न नंबर 7वां भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चे। देखो कैसे लगाते हैं इसको, बहुत प्यारा प्रश्न है कि एबीसी तथा डीईएफ दो समरूप त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज जो है समरूप हैं, तथा कोण ए बराबर 57 अंश और कोण ई बराबर 75 अंश, तो कोण सी का वैल्यू पूछा है। मतलब कि अगर हम बात करें, अगर मैं दो त्रिभुज अगर बना देता हूँ यहाँ पे, एक का नाम रख देता हूँ ए बी सी, एक का नाम है आपका डी ई एफ, और दोनों जो है वो समरूप है, इतना बोल दिया आगे से, दोनों समरूप हैं। ठीक है, अब देखो दोनों समरूप का मतलब कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के। देखो बहुत प्यारा प्रश्न कैसे लगाएंगे। और एक चीज बोला इसमें कि कोण ए बराबर दे रखा है कितना, 57 अंश दे रखा है, और कोण बी बराबर जो है वो दे रखा है, बी कह रहा हूँ कोण ई बराबर 75 अंश दे रखा है। अब करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, देखो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी जानते हो, ए यहाँ लिख लेना, त्रिभुज की समरूपता की कसौटी ए से, मतलब एंगल से, कोण ए जो होगा कोण डी के बराबर होगा, कोण बी जो होगा कोण ई के बराबर होगा, कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है समरूप है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए जो होगा वो कोण डी के बराबर होगा, और कोण बी जो होगा वो कोण ई के बराबर होगा, और कोण सी जो होगा वो कोण एफ के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। अब त्रिभुज एबीसी में देखो, एबीसी में क्या होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर कितना अंश होता है, 180 अंश। अब कोण ए का वैल्यू दिया है 57 अंश, रख देंगे। कोण बी, अब कोण बी जो है कोण ई के बराबर है, और कोण ई अगर 75 अंश है तो कोण बी भी कितना अंश होगा, 75 अंश होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो कोण बी की जगह 75 अंश। कोण सी निकालना है हमको 180 अंश, तो कोण सी निकालोगे तो 180 अंश माइनस इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, फिर 7 5 12, 132 अंश घट जाएगा। तो हो जाएगा कोण सी बराबर 180 में से 132 जाएगा तो 48 अंश। कोण सी का वैल्यू कितना आ गया, 48 अंश आ गया। ठीक है, बस ये पूछा था कोण सी बराबर क्या होगा, तो कोण सी का वैल्यू जो होगा 48 अंश होगा। हल हो गया, कितना सिंपल प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 8वां, बिंदु -3, 5 की y अक्ष से दूरी होगी, तो y अक्ष से दूरी -3 होगी, और क्या,
वाई अक्ष से दूरी हमेशा एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है। अगर यही एक्स अक्ष से दूरी पूछता तो 5 होता, लेकिन वाई अक्ष से पूछा है तो -3 होगा। चलो आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। किसी त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 90 अंश है और tan ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है कि sin a cos b प्लस cos a sin b का वैल्यू ज्ञात करना है। ये भी प्रश्न सिंपल ही है मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक पेज ले लेता हूँ ताकि हल कर पाऊं। अब देखिए पेज हमने ले लिया, कैसे हल करेंगे उसको देखो। tan a बराबर मेरे प्यारे बच्चे दिया है 1/3 दे रखा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan a बराबर 1/3 को हम लिख सकते हैं tan 30 अंश, क्योंकि tan 30 अंश का वैल्यू 1/3 होता है। tan से tan कटेगा तो a बराबर 30 अंश, ठीक है। a बराबर 30 अंश मालूम चल गया। और कोण c का वैल्यू 90 अंश दिया ही है, कोण c बराबर 90 अंश दिया है। और इतनी जानकारी तो आपको है कि त्रिभुज एबीसी है तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का 180 अंश होता है। तो कोण ए और कोण बी और कोण सी बराबर कितना अंश होता है? 180 अंश। तो कोण ए का वैल्यू 30 अंश दिया ही है, कोण बी का वैल्यू निकाल लो, कोण सी बराबर 90 अंश दिया ही है बराबर 180 अंश। जब कोण बी निकालोगे तो 180 अंश माइनस 90 और 30 120 अंश घट जाएगा इधर जाकर। तो बी बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 अंश। तो कोण बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों 60 अंश आ गया। अब हमसे वैल्यू किसका पूछा है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का। तो यहाँ पे हमसे वैल्यू पूछा है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का वैल्यू पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए का वैल्यू कितना अंश आया है? 30 अंश, तो साइन 30 अंश। कॉस बी का वैल्यू 60 अंश, तो 60 अंश। फिर कॉस ए का वैल्यू कितना अंश आया था? 30 अंश। फिर साइन बी का वैल्यू कितना आया है? 60 अंश, तो साइन 60 अंश। अब बस वैल्यू रखना है। जैसे यहाँ पे साइन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 अंश का वैल्यू भी आपको उतना ही होता है 1/2। और कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है? करड़ी में 3/2 इंटू साइन 60 अंश का वैल्यू सेम वही होता है करड़ी में 3/2। एक में एक का गुणा करोगे तो एक, दो में दो का गुणा करोगे तो 4, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करोगे तो 3, दो का दो में गुणा करोगे तो 4। तो नीचे तो 4 ही आएगा क्योंकि सेम है, और ऊपर जोड़ लो 1 और 3 4, 4 का जब 4 में भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। बात खत्म। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वां प्रश्न, देखो क्या है। 10वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यह है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। अब समांतर माध्य कैसे निकलता है? 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्राकृतिक संख्या है। समांतर माध्य कहता है कि जोड़ दो। समांतर माध्य क्या कहता है? जितनी भी संख्या है जोड़ दो। कितनी संख्या है? 1 2 3 9, 9 से भाग दे दो, यहाँ पर निकल जाएगा समांतर माध्य। जोड़ोगे मेरे प्यारों जो 45 आएगा बटे में 9, 9 से काट दो, 9 5 45, समांतर माध्य 5। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां। दिया है कि समीकरण इतना का विविधकर होगा। तो विविधकर अभी हमने बताया था फॉर्मूला की डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और यहाँ ए का वैल्यू 3 दिख रहा है, बी का वैल्यू -2 दिख रहा है और सी का वैल्यू 1/3 दिख रहा है। तो डी बराबर बी स्क्वायर, बी मतलब -2 का होल स्क्वायर -4 गुणे ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, डी बराबर -2 का स्क्वायर 4 और -4 गुणा 1 में करोगे तो 4। तो डी बराबर 4 में से 4 गया 0, तो डी बराबर 0। मतलब डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इतना ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों, क्या ही बताया जाए। अगला प्रश्न 12वां। चलिए देखिए क्या है 12वां कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य है। जब इस शून्य के आपसे पूछे तो आपको सिंपल करना है मेरे प्यारे बच्चों, उसको शून्य के बराबर कर देना है। जैसे समीकरण इसको शून्य के बराबर कर दो। अब इसे आप हल कर दो। गुणा करने पे 10 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 7 आना चाहिए। मतलब 5 × 2 सही है। 5 में 2 का गुणा करोगे तो 10 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, 5 2 7x हो जाएगा और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉलम आपको बनाना है जोड़ा। तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लो 1, तो x से x कैंसिल, तो एक x बचेगा। प्लस इसमें एक ही x है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। इसमें 2 कॉमन मिलेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x और 2 5 10, 5 बार में जाएगा बराबर 0।
तो इसमें भी x प्लस 5, इसमें भी x प्लस 5, दोनों में सेम आएगा तभी समझ लो कि समीकरण तुम्हारा सही है। दोनों में सेम है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 5 और एक कोष्टक में हो जाएगा जो कॉमन लिया हूँ x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार आपको करना क्या है कि x प्लस 5 बराबर 0 कर देना है, इधर आपको x प्लस 2 बराबर 0 कर देना है। तो x बराबर प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस 5, इधर x बराबर प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2। तो शून्य क्या गया -5 और -2। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों -2 -5 जो है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 13 यह है कि समीकरण युग्म में x प्लस वाई और x माइनस वाई का हल है। तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया हुआ है, उसका पूछा हल क्या होगा। ये बहुत सिंपल है। 13वां प्रश्न है, जब आपको समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस वाई बराबर 10, इसको आप पहला मान लो। एक और दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, इसको आप दूसरा मान लो। देखो प्लस वाई माइनस वाई तो जोड़ दो, जोड़ने पे दोनों कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई, एक्स एक्स मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 10 में 4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14। तो x बराबर क्या जाएगा आपका 14/2, 2 से कटाओगे तो x बराबर 7। अब इसी x का मान जो है वो समीकरण पहला में रख लो, तो x की जगह आप क्या रखोगे 7 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर क्या जाएगा 10 माइनस के 7, तो y बराबर कितना जाएगा 3। तो x बराबर 7 y बराबर 3। देखो दिया है x बराबर 7 y बराबर 3, मतलब बी वाला ऑप्शन, x बराबर 7 और y बराबर 3 राइट आंसर हो गया। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 तो यह फार्मूला है, यदि किसी समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है तथा अंतिम पद l है, तभी n पदों के अगर योगफल निकालना होगा तो क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों जब आपको पदों की संख्या दिया हो, अंतिम पद दिया हो मेरे प्यारे बच्चों, तब n पदों का अगर योगफल कोई पूछे तो आप फार्मूला लगाओ कि Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है तो याद करने वाला चीज था। 15वां प्रश्न देखो क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 दिया हुआ है, ए सी बराबर 12 दिया हुआ है, बी सी बराबर 6, तो यहाँ पे कोण बी का मान पूछा है। अब मेरे प्यारों जो आप बताओ, सिंपल एक त्रिभुज बना लो, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, आपका सी है। ए बी बराबर 6 कड़ी में 3 दिया हुआ है तो इसको आप 6 कड़ी में 3 रख लो। ए सी बराबर 12 दिया हुआ तो ए सी को आप 12 मान लो। बी सी बराबर 6, बी सी बराबर 6 मान लो। अब मेरे प्यारे बच्चों पूछा है कि इस कोण बी का मान क्या होगा। तो ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय चलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर यह पाइथागोरस फार्मूला काम कर दिया तो समझ लो ये बी वाला जो है 90 अंश हो जाएगा। तो पहले चेक कर लो, कर्ण जो है AC है तो AC का स्क्वायर, लंब आपका AB है तो AB का स्क्वायर, आधार आपका BC है तो BC का स्क्वायर। देखो बराबर होता है, AC मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है, AB मतलब कि 6 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, वहीं BC की अगर हम बात करें तो 6 का होल स्क्वायर। तो 12 का करोगे तो कितना आ जाएगा 144 बराबर 6 का करोगे तो 36 गुणे कड़ी में 3 का करोगे तो 3 और प्लस 6 का करोगे तो 36। तो 144 बराबर 36 18 3 3 9 1 10 108 प्लस 36। तो इधर 144 इधर 108 में 36 जोड़ोगे तो ये भी 144, मतलब बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है मतलब समकोण त्रिभुज है और कोण बी का वैल्यू जो होगा वो 90 अंश होगा 100%। तो 90 अंश मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या मेरे प्यारे बच्चों कि दो बिंदु दिया है, एक 2,3 एक दिया 4,1 की बीच की दूरी पूछा है। ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल मेरे प्यारे बच्चों। देखो अगर आपको एक रेखा दिया हुआ है, इसको आप ए मान लो, इस बिंदु को आप बी मान लो, ठीक है। तो ए का निर्देशांक आपको दिया है 2,3 और बी का निर्देशांक दिया हुआ है आपको 4,1 दिया हुआ है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब ए बी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो ये होता है आपका x1 y1 और इससे आप मानोगे x2 y2। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र चलता है मेरे प्यारे बच्चों, जब तक सूत्र नहीं मालूम रहेगा तब तक आप हल नहीं कर पाओगे। सूत्र कहता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला कहता है। अब रखना है आपको वैल्यू, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा करणी में x1 मतलब कि 2 माइनस x2 मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा ए बी बराबर करणी में
2 माइनस 4 मतलब -2 का होल स्क्वायर, और 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 ही आएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ही रहेगा। तो ए बी बराबर 4 4 8। तो ए बी बराबर 8 को आप कैसे लिख सकते हो, 4 गुणे 2 लिख सकते हो। तो ए बी बराबर 4 का वर्गमूल 2, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता तो ऐसे ही रहेगा। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना गया, 2 करोड़ी में 2 इकाई। तो 2 करोड़ी में 2 का मतलब कि सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, 1% दिक्कत होगी तो बताइएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि कौन सा भाज्य संख्याओं का युग्म है। सभाज्य संख्याओं का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो संख्या दिया हुआ, मान लीजिए ए बी, अगर इन दोनों संख्याओं का आप एचसीएफ निकालते हो और एचसीएफ आपका 1 आ जा रहा है, तो समझ लीजिए कि दो संख्याओं, दो मतलब सभाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों 18-25 होगा, क्योंकि 18-25 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, अरे एलसीएम कह रहा हूँ, एचसीएफ निकालोगे ना तो एक ही आएगा। निकाल कर देख लेना। ठीक है, निकाल के क्या देखना मैं बता देता हूँ। देखो जैसे 18 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3 × 3। इसी तरह आप 25 को क्या लिख सकते हो, 5 × 5। तो इसको लिखोगे 2, एक बार है तो 2 पे पावर 1, 3 2 बार है तो 3 पे पावर 2, यहाँ 5 2 बार है तो 5 पे पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, और गुणा में 1 तो सबके छिपा होता है। कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, कॉमन आपको एक ही मिल रहा है, जो कॉमन मिलता है वही आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो एक आ गया ना, मतलब ये सब भाज्य संख्याओं का युग्म बनाएगा, और किसी भी का एचसीएफ एक नहीं आएगा, चेक कर लेना, किसी का भी एचसीएफ एक नहीं आएगा सिवाय 18 और 25 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है कि यदि समीकरण दिया है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हैं तो k का मान है। मेरे प्यारे बच्चों इतना आंख बंद करके भरोसा करना है कि जब मूल बराबर बोल दे, तो मूल बराबर का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये होता है कि विवितकर जो होता है b² - 4ac वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो चलो आपको समीकरण दिया है 3x² - 12x + k = 0। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -12 और c बराबर k। अब वैल्यू रख दो, तो b² मतलब -12 का होल स्क्वायर -4 × a 3, c का वैल्यू क्या है k बराबर 0। -12 का स्क्वायर करोगे तो +144, -4 × 12 k बराबर 0। सिंपल करना क्या है, 144 बराबर -12 के उधर जाएगा तो +12 k। अभी 12 से काटा दो 144, 12 12 में कट जाएगा, तो k बराबर 12। k का ही वैल्यू पूछा था कि k का मान बताओ, तो k का मान 12 मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देख लो क्या है। अगला प्रश्न 9 प्रश्न बहुत सिंपल है, बस वैल्यू मालूम होना चाहिए। जैसे 1 - 10 30 अंश, मतलब 10 30 अंश का वैल्यू डालकर उसको स्क्वायर कर दो, तो 10 30 अंश का वैल्यू होता है 1/3 तो 1/3 हो गया ना, इसका स्क्वायर कर दो। अब बटे में 1 प्लस फिर वही दिया है, मतलब 1/3 का होल स्क्वायर कर दो, बस। तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस नहीं माइनस है, माइनस कर्ली में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 बटे में 1 प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, कर्ली में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3। जब इसे हल करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3, फिर पूरे बटे में 3 एकम 3 1 4, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इस 3 से 3 से कैंसिल, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया 4। इसको कैंसिल करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कि ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा बी वाला हो जाएगा, इधर ऑप्शन दिया हुआ। बस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, यही तो है, कुछ नहीं है इसमें। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 20वां है कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती है, मतलब कितने अंश का कोण अंतरित करती हैं, तो संपूरक कोण अंतरित करती है। मेरे प्यारे बच्चों ये तो याद करने वाला सब्जेक्ट है, ये मतलब क्वेश्चन है, संपूरक कोण। ठीक है, आगे देखो लगाने वाला प्रश्न तो यहाँ है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि दोनों समान है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², अब वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, दोनों बराबर हैं। तो पाई से पाई को आप कैंसिल कर देना, आर को इस आर से कैंसिल कर देता, आर बराबर 2, आर मतलब क्या था त्रिज्या, त्रिज्या कितना गया 2 यूनिट। यही पूछा था, बस ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न अच्छा है, प्रश्न नंबर 22।
ये प्रश्न बहुत ज्यादा बेहतरीन है मेरे प्यारे बच्चों, कि यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27/64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। दो गोलों के आयतनों का अनुपात, मान लेते हैं दो गोले का आयतन है, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब, ये पहले गोले का आयतन है, बटे में दूसरे गोले का आयतन 4/3 पाई R2 का स्क्वायर, बस त्रिज्या अलग अलग मान लो, R1 R2 त्रिज्या मान लो, इनका अनुपात दिया है ऑलरेडी 27/64। तो अब देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई पूरा कैंसिल, बच गया R1 का क्यूब, इधर बच गया R2 का क्यूब। ठीक है, 27/64 का अगर मैं क्यूब करूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं मेरे प्यारे बच्चों लिख सकता हूँ कि ये 3/4 का क्यूब है, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64 होता है। आप देखो इसको R1 का क्यूब बटे R2 का क्यूब है, तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ R1 बटे R2 का क्यूब, दोनों को साथ में लिख सकता हूँ, और बराबर ये तो आपका 3/4 का क्यूब है ही, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा R1 बटे R2 बराबर 3/4। लो, लेकिन बोला तो क्या है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। फॉर्मूला क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, कि 4 पाई R1 का स्क्वायर बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर, यह गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर बटे R2 का स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना है 3, R2 का वैल्यू 4, इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मतलब 9/16, मतलब 9/16 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। 9/16 मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23वां सॉल्व करते हैं। 23वां प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 23वां प्रश्न यह है, 23वां तो फार्मूला है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करना होगा तो क्या होगा 2πr तो होता है, और क्या बेलन का वक्र पृष्ठीय ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है 2πr होता है। चलो आगे, अगला प्रश्न 24वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है। मेरे प्यारे बच्चों 125 से जब विभाजित करते हैं तो 8 शेषफल बचता है, और 70 को विभाजित करते हैं तो 5 बचता है, घटा दो तो इधर बच जाएगा 117, इधर बच जाएगा 65, बस इन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एचसीएफ निकालोगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो वो संख्या 13 है, 13 को 125 में भाग दोगे तो कितना बच जाएगा, ठीक है 13 9 117 और 8 आपका शेषफल बच जाएगा, इधर 13 5 65, शेषफल 5 बच जाएगा, मतलब संख्या कौन सी है 13 है, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। कितना सिंपल है, एक बार बस आपने वीडियो इसको देख लिया ना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन करके आओगे। चलिए देखिए अगला 25वां प्रश्न, कि समीकरण 3x + 2y = 6 और y = 0 का हल होगा। तो लोग कितना सिंपल है, जब आपको 3x + 2y = 6 दिया हुआ है, इधर y = 0 दे रखा है, तो जहां पे y आएगा वहां पे 0 रख लेना, तो हो जाएगा 3x + 2 गुणे y आ गया ना, तो y की जगह 0 रख लो बराबर 6, तो ये तो हो जाएगा 3x + 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 = 6, तो 3x में 0 को जोड़ोगे तो 3x ही तो आएगा बराबर 6, x का वैल्यू निकालोगे तो 6/3 कैंसिल कर दो तो x बराबर 3 दूनी के 6, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, तो हल ज्ञात करना था, हल जब भी लिखते हैं तो हमेशा x, y के रूप में लिखा जाता है, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, हल जो होगा 2, 0 होगा, 2, 0 का मतलब पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लो इतना आसान तो है, करना क्या है कुछ नहीं। 16वां प्रश्न देख लो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 16वां क्रम 26, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य है, तो 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। सम संख्या 1 से लेकर 10 तक क्या है 2 4 6 8 और 10, समांतर माध्य पूछा है। समांतर माध्य कहता है कि जोड़ दो, कितनी संख्या है 5 है, भाग दे दो, जोड़ोगे तो 30 आएगा, 5 का भाग दोगे तो 5 6 के 30, समांतर माध्य 6 आ गया, सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो गया। लो कितना सिंपल है, एक बार लगा कर चले गए ना तो फिर एकदम बिल्कुल सिंपल है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि किसी सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रवृत्ति है। मेरे प्यारे बच्चों सिक्का को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो प्रवृत्ति कितनी है 2, या तो हेड आएगा तो टेल आएगा, लेकिन एक बार उछालोगे तो सिर्फ या तो हेड ही आएगा तो टेल, आने की प्रवृत्ति सिर्फ एक ही है, 1/2, बात खत्म, सी वाला ऑप्शन, यही कोई फॉर्मूला होता है, इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये देखिए माध्य माध्य के बहुलक के बीच संबंध पूछा है। ठीक है, तो मेरे प्यारों जब बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य को -2 गुणे माध्य, ये तो फॉर्मूला होता है, रटा होना चाहिए, इस पे क्वेश्चन भी आते हैं ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, चलिए 29वां प्रश्न देखिए, 29वां क्या है, sin 15 अंश cos 75 का मान, बहुत सिंपल है, जब इस तरह का वैल्यू आ जाए तो आप 75 और 15 को जोड़ दीजिए, वैल्यू अगर 90 अंश आ जाता है समझ लो उसका आंख बंद करके एक आंसर होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
ठीक है, तो इसके आंसर हमेशा एक होते हैं। अगर इन दोनों का योग कितना आ जाए, 90 आ जाए तो। आगे देख लो उसी फार्मूला पे आ गया। किसी में बराबरता बट्टा का माध्य दिया है 24/1, ठीक है, 24.1 दिया हुआ है। बहुलक आपका 28 दिया है, उसका माध्यक होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने फार्मूला आपसे बताया कि फार्मूला था बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यही फार्मूला अभी जस्ट हमने बताया। तब आपको बहुलक दिया है 28, 3 गुणे माध्यक आपको निकालना है, जिसको m मान लेते हैं, माइनस 2 गुणे माध्य आपको दिया है 24.1। तो गुणा कर लेते हैं, 28 बराबर क्या आ जाएगा, 3m। गुणा करोगे तो 24 दूनी के 48.2 आ जाएगा। तो इधर हो जाएगा 28, ठीक है, 28। और ये आपका माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में 48.2 बराबर 3m। जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा, 76.2 आ जाएगा बराबर 3m। 3 से जब इसको काटोगे तो ये आपका 25.4 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा, इधर बचेगा m। m मतलब माध्यक, माध्यक कितना आ गया, 25.4। 25.4 का मतलब सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। लो भाई, कितना सिंपल है। अब कितना आसान बताऊं आपको, ये बताइए। 31वां प्रश्न देखिए, दिया गया है ल स दो संख्याओं का इतना, म स पूछा है। शुरू में ही हमने एक प्रश्न आपको इस तरह का जिक्र किया था मेरे प्यारे बच्चों। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि किस तरह लगाओगे इसको। पूछा है म स, म स मतलब एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। बस हो गया। तो ये होगा एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर पहली संख्या कितना है 132, दूसरी संख्या कितनी है 288, और बटे में एलसीएम कितना दिया है 3168 दिया हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों, करना क्या है आप लोगों को कि 132 से जब 3168 कटाओगे तो 24 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, और जब 24 से 288 कटाओगे तो ये 12 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। मतलब एचसीएफ जो है वो आ जाएगा आपका 12। अब 12 का मतलब ये होता है कि ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखो, बहुपद के शून्य का भी हमने जिक्र किया था। जब भी शून्य पूछे उसको आप शून्य के बराबर कर दो, ठीक है, उसको आप शून्य के बराबर कर दो, गुणनखंड हल कर दो। तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पे 2 आना चाहिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका 3 एकम 3, गुणा करने पे 3, 3 में से घटाओगे तो 2 आ जाएगा। तो इसे कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x और प्लस के x माइनस 3, क्योंकि माइनस 3x प्लस x मिलकर माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। यहाँ कॉमन ले लो जोड़ा बनाकर, इसमें से x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 बच जाएगा। इसमें कुछ कॉमन लेने लायक नहीं तो एक कॉमन लो, एक कॉमन लेने पर सेम चीज उसी तरह उतर जाती है, बराबर 0। इसमें भी x माइनस 3, इसमें भी x माइनस 3, तो x माइनस 3 को एक कोष्टक में और इधर आपका x प्लस 1 को एक कोष्टक में, बराबर 0। अब अलग अलग बराबर कर दो, x माइनस 3 बराबर 0 कर दो, इधर आप x प्लस 1 बराबर 0 कर दो। तो x बराबर इधर माइनस के 3 उधर जाएगा तो प्लस के 3, जो x बराबर प्लस के 1 उधर जाएगा तो माइनस के 1। तो x बराबर 3 और x बराबर माइनस के 1, ठीक है। तो इसका हल कैसे लिखेंगे, तो हल -1, 3, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। हल है तो कोई नहीं इधर उधर हो सकता है, 3 - 1 भी देख लेना। तो 3 - 1 मतलब ये वाला सी वाला ऑप्शन देखो, 3 - 1, बात खत्म। लो भाई, यही तो है। अब देखो 33वां प्रश्न, समीकरण दिया हुआ है 2 ठे, हल पूछा है। लोग इतना ज्यादा सिंपल मेरे प्यारों से क्वेश्चन है। जब आपको बोला है कि x माइनस वाई बराबर 2, पहला मान लो, और एक दिया आपको x प्लस वाई बराबर 2, इसको दूसरा मान लो। तो जोड़ने पे माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स एक्स मिलके 2x बराबर 2, 2 मिलके 4, 2 से कटा दो, x बराबर 2। अब इसे x का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों दूसरा में रख लो, तो x 2 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस के 2, y बराबर 0, y में बराबर 0 आएगा, 2 में से 2 जाएगा तो x बराबर 2 y बराबर 0, x बराबर 2 y बराबर 0 का मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं 34। यदि द्विघात कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान, अभी हमने जस्ट आपको बताया था कुछ देर पहले कि जब मूल बराबर हो जाता है ना, मतलब विविध कर b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाता है। अब यहाँ से निकाल लो, a बराबर क्या होगा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -12 और c का वैल्यू इधर m दिया हुआ है, बस रखना है b का वैल्यू -12 का होल स्क्वायर
-4 गुणे ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू m बराबर 0 हो जाएगा। तो -12 की स्क्वायर प्लस 144 -4 3 12 m बराबर 0। तो इधर हो जाएगा 144 बराबर -12m उधर जाएगा तो प्लस 12m। 12 से 144 12 12 में कट जाएगा बराबर m। m बराबर 12 देना तो चाहिए डी वाला ऑप्शन। लो भाई हो गया। आगे देख लो 35वां। एक यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर आपको दिया है -4 मतलब डी बराबर आपको -4 दिया हुआ है और 10वां पद -8 है। ठीक है, 10वां पद भी आपको दिया है -8। 10वां पद यहाँ लिख लेना। 10वां पद 10वां पद कितना दिया है -8। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 10वां पद यहाँ पे लिखना। 10वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + 9d। 10वां पद आपको कितना दिया है -8। तो -8 बराबर ए मतलब क्या होता है? ए वैल्यू निकालना है हमको प्रथम पद। बोला है ना कि प्रथम पद होगा, तो ए जो है प्रथम पद प्लस n इंटू डी सर्वांतर -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा -8 बराबर ए -9 चौको 36। तो -8 इधर -36 प्लस 36 हो जाएगा बराबर ए। तो -8 प्लस 36 कितना हो जाएगा 28 बराबर ए। मतलब प्रथम पद जो है 28 होगा और क्या। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 36 कह रहा चित्र में डीई जो है बीसी के समानांतर है। ठीक है, जो बोला है पहले आप उसको नोट कर लो यहाँ पे ताकि हल करने में आसान होगा। एक चीज बोल दिया है कि डीई जो है वो बीसी के समानांतर है। ठीक, एडी बराबर आपको एक्स दिया हुआ है और डीबी बराबर आपको x - 2 दिया हुआ है। इधर आपका ए बराबर x + 2 दिया हुआ है और ईसी बराबर आपको x - 1 दिया हुआ है और x बराबर क्वेश्चन में x का वैल्यू पूछा है। तो देखिए कितना आसान है। यही चित्र है, इसी चित्र में बोला है कि यह दोनों रेखाएं क्या है समानांतर है और AD बराबर x मतलब AD बराबर x और DB बराबर यहाँ पे x - 2 और इधर AE बराबर जो आपको दिया है x + 2 और EC बराबर आपको दिया है x - 1। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर दो रेखाएं समानांतर हैं किसी भी त्रिभुज में तो भुजाएं समानुपात होती है। मतलब AD बटे में DB और AE बटे में EC होता है। तो यहाँ पे लिख लेना AD बटे में डीबी समानुपात होता है यहाँ पे ए बटे में ईसी। ठीक है, ये होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो एडी का वैल्यू कितना दिया है एक्स और डीबी का वैल्यू कितना दिया है एक्स - 2 बराबर ए का वैल्यू x + 2 और ईसी का वैल्यू x - 1 दिया है। ठीक है, अब इसको मेरे प्यारे बच्चों हल करना है। ठीक है, देखो कैसे हल होगा। तो यहाँ पे आप गुणा कर लो, x में x गुणा करोगे तो x² - x गुणा 1 में करोगे तो x बराबर इधर आपका देखो a - b और a + b। तो a - b और a + b मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है फॉर्मूला a² - b² होता है। तो इधर हो जाएगा a² मतलब x का स्क्वायर b² मतलब -2 का स्क्वायर। तो हो जाएगा x² - x बराबर x² - 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 x² से x² कैंसिल माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर 4 आ गया। बात खत्म। x बराबर 4 मतलब ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है। अगला प्रश्न देखो 37 क्या है। एक थैले में 3 लाल गेंद और 2 नीली गेंद है। तो थैले में यादृच्छिक छाया के एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद निकाले जाने की प्रक्रिया। अरे मेरे प्यारे बच्चों 3 लाल गेंद 2 नीली गेंद टोटल मिला के कितने गेंद है 5 गेंद। और कौन सी गेंद निकाली जाती है नीली गेंद निकाली जाती है। नीली गेंद की संख्या कितनी है 2 है मतलब 2/5 होगा। सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 38 जो है वो है आपको 5 10 15 R 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो R का मान। मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर माध्य कितना सिंपल। समांतर माध्य क्या कहता है जोड़ दो जितनी भी संख्या है मतलब 5 + 10 + 15 प्लस R + 20 और प्लस 35 और प्लस इधर 40 जोड़ दो। कितना संख्या है भाग दे दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है 7 का भाग दे दो। समांतर माध्य आपको ऑलरेडी दे रखा है समांतर माध्य 21। 21 बराबर क्या होगा इनको जोड़ो। इनको जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चों 125 प्लस R आएगा और बटे में 7। तो 7 कम 7 और 7 दूनी के 14 147 बराबर 125 प्लस R। तो 147 इधर घट जाएगा 125 आकर बराबर R। 147 में से 125 घटाओगे तो 22 बचेगा इधर R का वैल्यू 22 आ गया। कितना सिंपल है, अब इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। 22 मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 क्या है मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 39, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके आधार का व्यास होगा। मेरे प्यारे बच्चों एक लंबवृत्तीय बेलन की अगर हम बात करें तो देखो ये बेलन है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, ये वाला जो आधार है उसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो आधार के व्यास पूछा है, यहां से लेकर यहां तक व्यास। तो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो पाई से पाई कैंसिल, और आर का वैल्यू निकालोगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो 9 का वर्गमूल 3, आर बराबर 3। हमको व्यास निकालना है डी, तो डी क्या होता है 2r, त्रिज्या का दुगुना होता है। तो डी बराबर 2 इंटू आर का वैल्यू 3, 3 दूनी के 6, मतलब त्रिज्या और व्यास जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। 6 सेंटीमीटर मतलब मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 40 क्या है। प्रश्न नंबर 40 मेरे प्यारे बच्चों है कि मैदान में खड़ी एक कार 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी। मेरे प्यारे बच्चों ये जमीन है, ठीक है। ये आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीनार है, ठीक है। मीनार जो है 75 मीटर ऊंचा है मेरे प्यारे बच्चों। मीनार से अवनमन कोण, तो अवनमन कोण मेरे प्यारे बच्चों ऊपर से नीचे देखते हैं तब अवनमन कोण होता है, तो उसके लिए एक रेखा बनाना पड़ेगा, और यह आपका अवनमन कोण कहलाता है। कितना अंश है 30 अंश। अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश होगा, एकांतर अंतर कोण, ठीक है। और इसका नाम रख लो, ए है, ये आपका बी है, और ये आपका क्या है सी है। तो अगर ये 30 अंश, ये भी 30 अंश। पूछा है मेरे प्यारे बच्चों क्या, मीनार के आधार से कार की दूरी। ये आपका कार है और ये मीनार का आधार है, तो कार की दूरी पूछा है, कार की दूरी मीनार के आधार से, मतलब ए बी का दूरी पूछा है। ए बी निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो लंब दिया है, ये आपका आधार है, लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है। तो यहाँ लिख लो टेन थीटा, थीटा की जगह 30 अंश रख लो, टेन 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब का वैल्यू आपका 75 अंश, आधार का वैल्यू ए बी निकालना है। टेन 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 बटे करड़ी में 3 होता है, और इधर 75 अंश बटे ए बी। तो ए बी को गुणा 1 में करोगे तो ए बी, और इधर 75 गुणा करड़ी में 3 करोगे तो 75 करड़ी में 3 आ जाएगा। बस यही होगा राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, 75 करड़ी में 3 देना चाहिए। लो पहला वाला ऑप्शन, इतना सिंपल सिंपल आता है। एक बार जब प्रैक्टिस कर लोगे ना तो पूरा का पूरा एकदम एकदम इजी हो जाएगा। अब इसका वैल्यू पूछा है, कितना सिंपल है, 2 गुणे टेन 45 अंश का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 अंश, कॉस 30 अंश का वैल्यू करड़ी में 3 बट्टे 2, उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है, वही होता है, करड़ी में 3 बटे 2 ही होता है, इसका होल स्क्वायर। हल करना है, एक स्क्वायर करोगे तो 1, 1 को गुणा 2 में करोगे तो 2, प्लस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो 3, मतलब करड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 ही आता है, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, तो माइनस 3 बटे 4 प्लस 3 बटे 4 दोनों कैंसिल, सिर्फ बच गया 2। 2 का मतलब बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर। बहुत तेजी इसलिए लगा रहा हूँ कि बहुत सिंपल है, और आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना सिंपल कोई नहीं बताएगा आप लोगों को। 42, यदि बिंदु Q और R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P जो है, जिसका निर्देशांक a बटे 3,4 है, a का मान पूछा है। देखो ये प्रश्न कितना लॉजिकल है। अब देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए अगर मैं x का निर्देशांक निकालूं, तो मध्य बिंदु में जब x का निर्देशांक निकाला जाता है तो फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2, ये होता है। और x1 का वैल्यू कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस के 6, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है, माइनस के 2, तो हो जाएगा माइनस के 2, अब बटे में 2, ठीक है। और x का निर्देशांक a बटे 3 दिया है, तो इसके जगह a बटे 3 रख लो, तो हो जाएगा a बटे 3 बराबर माइनस के 6 माइनस के 2 बटे 2, तो a बटे 3 बराबर माइनस के 8 बटे 2, ये हो जाएगा a बटे 3 बराबर माइनस के 4, तो a बराबर माइनस के 12, गुणा हो जाएगा 4 3 12, तो a बराबर माइनस के 12, माइनस के 12 का मतलब बी वाला ऑप्शन लो। इतना सिंपल कौन बताएगा हम लोगों को, कोई नहीं बता सकता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, देखो क्या है अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। 43, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल। अब देखो मूलों का गुणनफल 100% एग्जाम में आना है, इसका फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, लिख लो बहुत जल्दी। मूलों का गुणनफल, एक प्रश्न तो बनना अनिवार्य है। तो मूलों का गुणनफल कहता है मेरे प्यारे बच्चों अचर पद और बटे में आप एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो अचर पद इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 0, और एक्स स्क्वायर गुणांक 3, तो 0 बटे 3 का मतलब 0, ये वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला याद रखना, मूलों का गुणनफल अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखो
चलिए देखिए 44 प्रश्न क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब सिंपल 156 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब एलसीएम निकालो सिंपल। 2 से कटाओगे 2 7 14, 2 8 16, 2 से कटाओगे 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटाओगे 13 3 39, अब 13 कम 13, 2 2 बार है तो 2 पे पावर 2, 3 एक बार है तो 3 पे पावर 13, एक बार है तो 13, बस हो गया। मतलब बी वाला ऑप्शन लो। इतना ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा है कि कोई हिसाब नहीं है, आप पूरा का पूरा करके चले आओगे। बोला है 45वां, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होने का प्रतिबंध आपको मालूम है, अनेक हल होने का प्रतिबंध ये होता है कि a1 बटा a2 बराबर होता है b1 बटा b2 के, और वो भी बराबर होता है c1 बटा c2 के। ये आपका होता है अनेक हल होने का प्रतिबंध। दो समीकरण दिया है, यहाँ से a1 b1 c1, इधर से a2 b2 c2 निकालो। तो a1 बराबर k, b1 बराबर y कह रहा हूँ, y की जगह एक छिपा है ना, b1 बराबर एक, ठीक है। इधर आपका C1 बराबर के स्क्वायर, इधर आपका A2 बराबर एक, ठीक है, A2 बराबर एक। इधर मैं B2 निकालूं तो B2 बराबर इधर हो जाएगा के, और C2 बराबर इधर एक। बस वैल्यू रखिए, A1 के, A2 की जगह एक बराबर B2 की जगह एक, अब B2 की जगह अरे B1 की जगह एक, और B2 की जगह यहाँ पे के। बस इतना सही हो जाएगा। के में के का गुणा करोगे तो के स्क्वायर, एक में एक का गुणा करोगे तो एक, के बराबर ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल, तो के बराबर एक का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस एक, तो के बराबर एक आ जाएगा। तो के बराबर प्लस माइनस एक, पहला वाला ऑप्शन। अब इसमें कोई बताने वाली बात थोड़ी है, इतना सिंपल। अब ये बताओ समांतर श्रेणी का सर्वांतर, सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, एक में से 3 घटा दो तो डी बराबर माइनस के 2, बात खत्म। सर्वांतर कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो, सर्वांतर निकल जाता है। अब इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन 47। यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा, इसको मैं यही हल कर देता हूँ। लो, सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का वैल्यू पूछा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि सेक थीटा बराबर इधर आपको 2 दिया, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक 60 अंश नहीं लिख सकता हूँ, सेक से सेक कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश। अब ये भी कोई प्रश्न है, ये भी कोई प्रश्न है, सी वाला। आगे देखो 48वां, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों के माध्यिका है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका पूछा है, ये प्रश्न अच्छा है, थोड़ा अच्छे ढंग का क्वेश्चन है। तो प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांक संख्या कौन है, एक तो 2 3 5 7 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद आपके 23 हो जाएगा, 23 के बाद 29। ये आपके 10 अभाज्य पूर्णांक हैं, उनकी माध्यिका पूछा है। तो देखो कितने 10 हैं, तो n बराबर 10, तो 10 का मतलब सम संख्या हो गया। तो जब भी सम संख्या आ जाए तो माध्यिका कैसे निकलता है, फॉर्मूला आपको मालूम है कि नहीं। तो जब भी सम संख्या आ जाए तो माध्यिका निकालने का सूत्र क्या होता है कि n बटे 2वां पद, इसको नोट कर लो, n बटे 2वां पद प्लस n बटे 2 प्लस 1वां पद, और पूरे के पूरे बटे में 2। ये फॉर्मूला होता है जब सम संख्या होता है। तो n का वैल्यू 10, तो 10 बटे 2, 2 5 10, कट के क्या आ जाएगा 5वां पद, और इधर क्या हो जाएगा 2 5 10, 5 और 1 6वां पद, डायरेक्ट में लगा रहा हूँ, ठीक है, और बटे में 2। 5वां पद क्या है, 1 2 3 4 5, 5वां पद 11, 6वां पद 13, तो 5वां पद 11 प्लस 6वां पद 13 बटे 2, जोड़ोगे तो कितना देगा 24 बटे 2, हटा दोगे तो 12। लो 12 का मतलब बी वाला ऑप्शन। इतना सिंपल सिंपल प्रश्न है, क्या ही किया जाए। आगे देखो 49, यदि द्विघात समीकरण दिया विविध कर। अभी मैंने बताया कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो डी बराबर बी का वैल्यू क्या है, माइनस के 6 का होल स्क्वायर, माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 3, सी का वैल्यू 4। जिस प्रकार मैं लगा रहा हूँ उसी तरह तुम भी लगाओगे, बस एक बार लगा के तो देखो। माइनस 6 का 36, 4 3 12, 12 चौका 48, तो डी बराबर 36 माइनस 48 माइनस के 12, बात खत्म, सी वाला ऑप्शन। ऐसे ही लगा कर जाओगे, मैं कह रहा हूँ ना, इससे बात थोड़ी प्रश्न जाएगा। ऐसे ही जितना तेज में लगा रहा हूँ ना, उतना ही तेज आप एग्जाम में लगा के आओगे, अब पूरा 20 में 20 नंबर लेके आओगे। लास्ट प्रश्न 50वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्र प्रवृत्ति की माप, अच्छा बताइए, माध्य होता है कि नहीं, नाम सुना हो गया, बहुलक भी आपने नाम सुना ही हो गया, ठीक है, माध्यिका का नाम सुना ही होगा, ये मानक विचलन का नाम नहीं सुना होगा, यही डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर है। बहुत आसान तरीके से पहला प्रश्न पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि हर साल एग्जाम में आता है, समझिए हर साल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, मतलब हर साल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वही प्रश्न बताने वाला हूँ, फालतू की एक भी प्रश्न बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे इस बार हर एक बच्चे का 70 में 70 नंबर चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में मेरा टारगेट ही है वो। अब इसको देखिए आप लोग कितना अच्छे तरीके से पूरा करते हैं।
पहला प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है। ठीक है, चलिए कैसे हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारों से हल में, क्योंकि इसे आपको कॉपी में हल करना होगा, तो हल करने का तरीका क्या है, किस प्रकार कॉपी में लिखोगे इसको। देखो सबसे पहले आपको माना है शून्य, शून्य का तो आपको मालूम है नहीं, शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, लेकिन शून्य जो है आपको मालूम नहीं कि कौन से शून्य है। तो मानेंगे कि माना द्विघात बहुपद, ये लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में एकदम सेम इसी तरह, तभी नंबर मिलेगा आपको। माना द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो शून्यक हमने मान लिया, एक अल्फा मान लिया, एक बीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शून्यकों का योग दिया है, अगर अल्फा प्लस बीटा करें तो शून्यकों का योग कितना दिया है, -3 दिया हुआ है, और शून्यकों को गुणनफल 2 दिया है, मतलब अल्फा इंटू अगर हम बीटा कर दें तो गुणनफल हमको 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा है द्विघात बहुपद। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करो, जब भी आपको द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला चलता है, और उसी फार्मूला पे आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर पाओगे। क्या होता है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब मूलों का योगफल, इसके बाद एक्स का गुणा करो, इसके बाद प्लस मूलों का गुणनफल। यह फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का। अब आपको वैल्यू बस रखना है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू रखोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, एक्स का गुणा कर दो, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 2। जब इसे हल करोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, और 3 को गुणा एक्स में करोगे तो 3x, और इधर प्लस बच गया 2। यही हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों आंसर। द्विघात बहुपद में आ गया कि नहीं। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा आंसर, बस हल हो गया। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान है। एक बार लगा के जाना, एग्जाम में प्रश्न आएंगे, 100% दावे के साथ कह सकता हूँ ये प्रश्न आएंगे, और एग्जाम में इसी तरह आपको पूरा तरीका जिस प्रकार होता है उसी तरह लिख के आना है, और पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे, मेरी गारंटी है। चलिए ये आपका पहला प्रश्न था जो कि हमने बेहतरीन तरीके से हल किया इसको। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में प्रश्न आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। दूसरा प्रश्न क्या है कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x प्लस के वाई बराबर 1 और 3x माइनस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल। अब मेरे प्यारे बच्चों दो समीकरण दिया हुआ है, एक दिया है आपको 2x प्लस के वाई बराबर 1, ठीक है, ये पहला दिया है, और दूसरा क्या है 3x माइनस के 5y बराबर के 7 दिया हुआ है। तो यहां से a1 b1 c1 निकलेगा, यहां से a2 b2 c2 निकलेगा। तो चलो निकालो। तो a1 बराबर क्या आ जाएगा 2, और b1 बराबर क्या आ जाएगा k, एंड c1 बराबर कितना आ जाएगा, c1 बराबर आ जाएगा 1। यहां तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल। यहां से आप a2 निकालो, तो a2 बराबर 3, b2 निकालो, b2 बराबर -5, और c2 निकाल लो, तो c2 बराबर कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों बोला है कि एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि a1 बाटा a2 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो बराबर नहीं होता है b1 बाटा b2 के। ये क्या है, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है, अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है। आप बस वैल्यू आप पुटअप करो, जैसे a1 का वैल्यू क्या रखोगे 2, a2 का वैल्यू क्या रखोगे 3, बराबर नहीं है b1 के b2 -5 के। आप गुणा करोगे तो 3 को गुणा के में करोगे तो 3 के बराबर, -5 को गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी के 10, -10। अब के का वैल्यू निकालोगे तो के बराबर क्या आ जाएगा -10/3।
अब यही हो गया आप लोगों का उत्तर। अब यहाँ इस तरह कोष्टक में आपको घेर लेना है और यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा प्रश्न भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और इसी तरीके से करना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं इसको साइड करता हूं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। और ये तीसरा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगले साल भी ये प्रश्न आया था। प्रश्न यह है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो हल में कैसे करेंगे, यह तीसरा प्रश्न है, इसका मैं हल यहाँ लिखता हूं और कॉपी में कैसे लिखोगे इसका हल। तो सबसे पहले हम उस संख्या को मानेंगे कि एक संख्या दो संख्या है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। तो लिखेंगे कि माना माना एक संख्या माना एक संख्या x तथा, आपको इस तरह कॉपी में लिखना पड़ेगा जिस तरह मैं बता रहा हूं, तभी आपको नंबर पूरे मिलेंगे, क्योंकि कॉपी में लिखना है। तो माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, दूसरी संख्या y है, मान लिया आपने। ठीक, इसमें बोला है कि चूंकि, हम लिखेंगे चूंकि, उसमें बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, बोला है एक संख्या जो है वह 3 गुनी है दूसरी संख्या की, ये बोला हुआ है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हमने एक संख्या को x माना है बराबर 3 गुणे दूसरी संख्या को हमने y माना है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। इससे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ जो है x जो है x y से बड़ा है, क्योंकि एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, दो संख्या में एक संख्या बड़ी होगी एक संख्या छोटी होगी, तो x बड़ा है y से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें बोला है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। जिस प्रकार बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 मतलब x माइनस वाई बराबर 26, ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब समीकरण पहले का मान समीकरण दूसरा में रख दो। ठीक है, तो लिखना पड़ेगा कि समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण दूसरा में रखेंगे। तो समीकरण x का मान, देखिए x बराबर 3y है, तो जहां पे x आया है वहां पे आप क्या रखोगे 3y माइनस y बराबर कितना 26। ठीक है, तो 3y में से एक y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, काट दोगे तो y बराबर 13 दूनी के 26, तो y बराबर कितना आ गया 13 आ गया। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब इसके बाद करना क्या है कि y बराबर 13 आ गया ना, तो y का मान समीकरण पहला में रख दो। तो फिर आप लिखोगे यहाँ पे कि y का मान समीकरण पहला में रखने पर, तो पहला समीकरण क्या था मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 3y था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे y का वैल्यू कितना आ गया 13, तो x बराबर 13 यहाँ 39, तो एक संख्या तो 39 आ गया और एक संख्या 13 आ गया। बस यही आंसर होंगे, ये आंसर एक ही आंसर। पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13 और x बड़ा भी है 39 से, बिल्कुल सही है। इस तरह हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों
कि यदि 2x² माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मूल समान दे दे तो समझ लेना कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर हो गया, मतलब विविधकर जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां से सिंपल आप निकाल लो, a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ जाएगा -8 और c का वैल्यू क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब रख दो b² मतलब कि -8 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे a 2 आ जाएगा, c का वैल्यू c है बराबर 0, -8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और -4 दूनी के 8c बराबर 0, तो हो जाएगा 64 बराबर 8c, -8 उधर जाएगा तो +8 में, तो अगर मैं c का वैल्यू निकालूं तो हो जाएगा 64/8, जब इसे कटाएंगे तो c बराबर 8 64, तो c का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया, और यही कहलाएगा आंसर। क्लियर है? क्लियर। ये चौथा प्रश्न था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये चौथा प्रश्न हमने हल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब भी मूल समान बोले तो समझ लो विविध कर जो है 0 के बराबर कर दो और एबीसी का वैल्यू रख दो, आंसर मालूम चल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पांचवा प्रश्न यहाँ सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, मार्क लगा लो इसको, कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब पहले मूल निकालिए, उसके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो गुणनखंड कर लो, गुणनखंड करके जो इसके मूल आएंगे उसका उल्टा करके योग कर लो तो आंसर मालूम चल जाएगा। या एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, जेरमन तरीका, उसमें आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मूलों का योगफल ज्ञात कर लो, मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लो पहले। तो देखो हम लोग लिखेंगे, हल में कैसे लिखेंगे कि दी गई, ये आपकी कॉपी में लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए मैं स्टेप बता रहा हूं आपको पूरा अच्छे तरीके से, ताकि एक भी नंबर ना कटे। दी गई समीकरण, दी गई समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग, ठीक है, दी गई समीकरण के मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो मूलों का योगफल क्या होता है, यहाँ फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मूलों का योगफल पूछे तो फार्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और पूरे के पूरे बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। यह फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों, मूलों का योगफल ज्ञात करने का फार्मूला है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर, माइनस तो फार्मूला में है x का गुणांक, अब x का गुणांक क्या है -7, तो हो जाएगा -7 बटे में x² गुणांक, x² के आगे कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है। ठीक है, तो यहां से आपके अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस गुणा करोगे तो प्लस के साथ, नीचे एक तो लिखा रह जाता है, तो मूलों का योगफल कितना आ गया 7 आ गया। अब हम क्या करेंगे नीचे, तब अब लिखेंगे तब मूलों का गुणनफल निकालेंगे, तब मूलों का गुणनफल, तो लिखो तब मूलों का गुणनफल, इस तरह स्टेप से करोगे ना एक भी नंबर आपको एग्जाम में काटेगा नहीं। तब मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो इसका भी फार्मूला चलता है कि मूलों का गुणनफल पूछे तो फार्मूला होता है अचर पद, जिसमें कोई चर ना हो, अचर पद और बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, यह फार्मूला चलता है मूलों का गुणनफल निकालने का। तो अचर पद इसमें कुछ दिख रहा है आपको, तो अचर पद आपका 12 है, अचर पद क्या है 12 है, और x² को गुणांक 1 है, तो 12/1 का मतलब 12। ठीक है, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 12। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें तो प्रश्न में पूछा था कि मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो हमने मूल क्या माना था, एक हमने अल्फा माना था, एक बीटा, हमने दो मूल माना है। तो अल्फा का अगर व्युत्क्रम कर देते हो तो ये हो जाएगा 1/अल्फा, और बीटा का व्युत्क्रम कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/बीटा। इनका योगफल ज्ञात करना तो योगफल कर दो, एलसीएम अल्फा और बीटा का अल्फा और बीटा होगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो बीटा बच गया, और बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फा बच गया। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 7,
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना है 12। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल जो होगा वो 7/12 होगा और यही आपका आंसर कहलाएगा। इस तरह करना, एक नंबर नहीं कटेगा आपका, एक नंबर नहीं कटने वाला है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मेरे प्यारे बच्चों है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य हो। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हल में। देखो इसको कैसे हल किया जाएगा। हल में लिखेंगे कि 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। तो 6 से विभाज्य धन पूर्णांक क्रमशः कौन कौन से हैं? तो एक तो 6, फिर 12, फिर 6 18, फिर 6 चौको 24, 6 5 30, इसी तरह करते करते 40 पदों तक। कितने पदों तक? 40 पदों तक हमें ज्ञात करना है योगफल। ठीक है, 40 पदों तक। इसके बाद लिखेंगे पहला पद, ए बराबर कितना आ गया 6। डी सर्वांतर कितना निकलेगा? 12 माइनस 6 बराबर 6, सर्वांतर निकल गया। ठीक है, और एन मतलब पदों की संख्या कितनी है? टोटल 40 पद है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि प्रथम एन पदों का योगफल कैसे निकलता है। फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रथम एन पदों का योगफल। इसी तरह लिखिएगा एग्जाम में पूरा, जिस प्रकार मैं बता रहा हूं। तो प्रथम एन पदों का योगफल, फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, एस एन बराबर एन बटे 2, फिर बड़ा कोष्टक में 2a, फिर आप प्लस लगाओगे, फिर n माइनस 1, फिर d, फिर कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रथम 40 पदों का योगफल ज्ञात करना है। 40 पदों का योगफल। तो प्रथम 40 पदों का योगफल कैसे निकलेगा? तो S40 बराबर n बटे 2 मतलब 40/2, फिर कोष्टक में हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6, प्लस n मतलब 40 माइनस ए का डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू सर्वांतर कितना है 6, कोष्टक बंद। जब इसे हल करेंगे तो हो जाएगा S40 बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा 20 बार में, इधर हो जाएगा आपका 6 दूनी के 12 और प्लस 40 में से एक जाएगा तो 39 और ए इंटू 6, तो हो जाएगा आपका S40 बराबर 20 और ये हो जाएगा 12 और प्लस 39 में जब 6 को गुणा करोगे तो कितना जाएगा 234 आ जाएगा। ये हो जाएगा S40 बराबर 20 और जोड़ोगे 234 में 12 तो 246, बिल्कुल सही है। तो S40 बराबर 20 को गुणा 246 में करोगे तो आ जाएगा 4920। तो प्रथम 40 पदों का जो योगफल होगा, ठीक है, जो कि 6 से विभाज्य हैं, उनका योगफल कितना आ जाएगा 4920। यही उत्तर कहलाएगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट आप लोगों को है? मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारों, जो बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। 7वां प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6 हमने कर दिया यहाँ पे। 7वां प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, अब बहुत सिंपल प्रश्न है, ज्यादा भारी भी प्रश्न नहीं, बहुत सिंपल है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दिया है, एवं ऊंचाई भी दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, यहाँ पे लिखो त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे हल करोगे? तो हल करना पहले लिखना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, यह फॉर्मूला कहता है। तो यहाँ पे देखो 1/2, आधार की ऊंचाई कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो आधार की संख्या देखोगे 14 और ऊंचाई कितना दिया है 7, तो घटा दो 2 7 14, तो 7 7 49, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। चलो 8वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 8वां प्रश्न, 8वां क्या है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 8वां है
कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। चलो सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे क्योंकि वृत्त के व्यास की बात किया है। तो हल देखो, हल कैसे करेंगे। एग्जाम में जब ये प्रश्न आएगा तो कॉपी में कैसे लिखोगे। ए का निर्देशांक पूछा है तो पहले लिखना कि माना ए के निर्देशांक, क्योंकि हमको ए का निर्देशांक पूछा है तो मालूम नहीं है तो हम उसको मानेंगे कि माना ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक हमने मान लिया x, y है। ये आपका ए का निर्देशांक है, ऐसे ही लिखना। इसके बाद तब जाके आप बनाना वृत्त। और ये केंद्र है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। और व्यास बोला है कि व्यास जो है वो ए बी है और केंद्र को ओ मान लो। ओ का निर्देशांक दिया है आपको 2, -3 और बी का निर्देशांक दिया है 1, 4 और ए का निर्देशांक हमने x, y माना है। यही ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पे क्या होगा, ओ जो है ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगाओ। तो यहाँ पे लिखोगे प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार आप लिखोगे, इसके बाद लगाओगे फार्मूला। प्रश्नानुसार बराबर वो जो है ए बी का मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2/2, इधर y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला होता है। अब वैल्यू रखना है x, ठीक है। x की जगह हम क्या रखेंगे 2 बराबर x1 की जगह क्या है आपका x प्लस x2 की जगह क्या है आपका 1 और बटे में 2। इसी तरह y की वैल्यू क्या है -3 और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, y1 की वैल्यू y और प्लस y2 की वैल्यू 4 और बटे में 2। तो 2 दूनी के 4 बराबर x प्लस 1, इसको हल करेंगे तो 2 तिहाई 6 बराबर y प्लस 4। ये अलग अलग निकालते रहना। तो हो जाएगा आपका 4 - 1 बराबर x, तो 3 बराबर x, तो x बराबर 3 आ गया। इसको हल करेंगे तो -6 और इधर आएगा तो -4 बराबर y, तो -10 बराबर क्या आ गया y। ठीक है, ए का निर्देशांक पूछा है तो ए का निर्देशांक हमने क्या माना है x, y माना है। तो हो जाएगा ए का निर्देशांक x का वैल्यू कितना आ गया 3 और y का वैल्यू -10। यही हो गया आंसर। बात खत्म। कितना ज्यादा सिंपल है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 9। यदि cos a बराबर करड़ी में 3/2 तो sin 2a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, हर साल एग्जाम में प्रश्न टपका देता है। कह रहा है कि कैसे हल करेंगे। हल में लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। क्या दिया है, दिया है कि cos a बराबर करड़ी में 3/2, ये चीज दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर करड़ी में 3/2 को हम लिख सकते हैं cos 30 अंश। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos से cos कैंसिल हो गया तो यहाँ a बराबर मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया 30 अंश। ठीक है, a बराबर कितना आ गया 30 अंश। इसलिए लिखेंगे, इसलिए sin 2a बराबर, तो sin 2 इंटू a का वैल्यू 30 अंश, तो ये हो जाएगा sin 60 अंश। और साइन 60 अंश का वैल्यू कितना होता है करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3/2 और यही हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आसानी से प्रश्न सॉल्व हो गया। आगे देखो प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10वां देखो कितना आसान है। प्रश्न नंबर 10वां अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, उनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनत्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, दो घन है, ठीक है, ये दो घन हमने बना दिया। एक घन ये है और एक घन में इधर बना देता हूं। अलग अलग दो घन है, ठीक है। अब दोनों घनों का आयतन दिया है। आयतन क्या होता है घन का, ए क्यू बराबर 64, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, क्योंकि 64 का घनमूल 4 होता है। ठीक है, तो ए भी आपका घना में सब बराबर होता है, लंबाई भी 4, ऊंचाई भी 4, चौड़ाई भी 4। ये भी आपका 4, ये भी आपका 4, ये भी 4, दोनों घनों का। लेकिन दोनों घनों को मिला के एक घना बना दिया बड़ा सा। दोनों घनों को मिलाकर एक बड़ा सा क्या बना दिया मेरे प्यारे बच्चों,
घना बना दिया दोनों को मिलाकर। तो दोनों को मिलाकर बना दिया। तो अब मेरे प्यारों से तुम बताओ कि चौड़ाई तो 4 ही रहेगी, लेकिन लंबाई 4 4 मिलके 8 हो जाएगा, ऊंचाई भी तुम्हारी 4 ही रहेगी। ये समझा रहा हूं, पहले समझ लो, ठीक है? रहेगा नहीं इस तरह। चलिए, आप एग्जाम में कैसे हल करोगे पहले इसको समझ लिए ना। अब यही फिगर से ये घना बन गया, इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समझो एग्जाम में कैसे इसको लगाओगे। तो देखो हल करने का तरीका क्या है, इसको पहले लिखोगे कैसे हल में। तो हल में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि प्रत्येक घन की कोर, ठीक है, प्रत्येक, दिखाता हूं, प्रत्येक घन की कोर। एग्जाम में लिखने का तरीका बता रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। तो प्रत्येक घन की कोर जो होगा वो आपका घनमूल हो जाएगा 64 का क्यूब। तो 64 का क्या होता है, क्यूब 4 सेंटीमीटर, जो कि हमने बताया आप लोगों को, ठीक है। फिर निर्मित निर्मित घनाभ का लंबाई, जो दोनों फलकों को मिलाकर हम घनाभ बना रहे हैं, तो निर्मित घनाभ की लंबाई। एग्जाम में आपको कॉपी में इसी प्रकार करना पड़ेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट आपको नहीं लगाना है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। तो निर्मित घनाभ की लंबाई, तो लंबाई तो 2 गुणे 4 हो जाएगी, तो 8 सेंटीमीटर। अभी हमने बताया आपको फिगर में कि लंबाई तो आपकी 8 सेंटीमीटर रहेगी। फिर लिखना निर्मित घनाभ की चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी सेम उतनी रहेगी 4 सेंटीमीटर। फिर लिखना निर्मित घनाभ की ऊंचाई, तो निर्मित घनाभ की ऊंचाई भी आपकी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होता है, ठीक है। इसके बाद लिखना इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ब्लैक पेन से, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला लिखना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। तो हो जाएगा 2 लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई आपकी क्या है 8, चौड़ाई है 4, प्लस चौड़ाई है 4, ऊंचाई है 4, ऊंचाई है 4 और लंबाई है 8। तो हल करोगे तो 2, ये हो जाएगा 8 चौको 32, 4 चौको 16, फिर 8 चौको 32, तो हो जाएगा 2। इन जोड़ों को जोड़ोगे तीनों को तो 80 आएगा, 80 दूना के 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर। मेरे प्यार बच्चों क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तैयार करके उनको जाना है। जैसे पहला प्रश्न, मैं ज्यादा वहां पे समय गवाने वाला नहीं हूं, मैं तुरंत स्टार्ट करूंगा। वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूं, मैं आप लोगों को इतना अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं कि उतना बेहद अच्छा तरीका आप लोगों को कोई बताया नहीं होगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, बस आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। यह प्रश्न तो 100% आपके एग्जाम में आने वाला है, वो तो आएगा। अब रही बात कि इसको लगाएं कैसे, मैं बताता हूं ना कैसे लगाओगे। चलिए देखिए कैसे लगाएंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। यहां पे लिखोगे हल, ठीक है, हल यहां पे लिखोगे और देखो किस तरह इसको हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कह रहा है वह भिन्न है, भिन्न हमको मालूम नहीं है, लिखेंगे कि माना वह भिन्न, माना वह भिन्न। इसी तरह एग्जाम में आप लिखोगे तब जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा, ये नहीं कि डायरेक्ट हल नहीं किया जाता है। माना वह भिन्न एक्स बटे वाई है, माना वह भिन्न एक्स बटे वाई है, एक्स बटे वाई है। और यहाँ पे एक काम और कीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अंश, यहाँ पे एक काम और कीजिएगा, अंश बराबर एक्स लिख लीजिएगा और हर बराबर वाई लिख दीजिएगा, ताकि उसको और समझ में आ जाएगा कि एक्स को अंश बोला जाता है और वाई को हर बोला जाता है। आप ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे प्रश्नानुसार, ब्लैक पेन से हेडिंग डालोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब जो प्रश्न बोला है उसके अनुसार आपको काम करना है। क्या बोला है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, मतलब भिन्न आपकी वही रहेगी एक्स बटे वाई, ये आपकी भिन्न है जिसमें एक्स अंश है और वाई हर है। बोला है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश हमारे पास एक्स है, इसमें कह रहा है कि 1 जोड़ दिया जाए, चलो ठीक है जोड़ दिया। फिर बोला है तथा हर में 1 घटा दिया जाए, हर आपका वाई है इसमें से 1 घटा दिया जाए तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है।
तो वह भिन्न 1 के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। यही चीज बोला है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर बोला है यदि हम हर में 1 जोड़ते, मतलब भिन्न आपकी वही है, भिन्न आपकी x बटे वाई ही है, लेकिन इस बार क्या बोला है कि यदि हम हर में 1 जोड़ दें, हर आपका पास y है, y में अगर 1 जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 जाती है, मतलब वो भिन्न किसके, 1/2 के बराबर हो जाती है। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 2 इक्वेशन बन गया अलग अलग, अब इन्हीं को हमें हल करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, ठीक है। अब गुणा कर लो, तो x प्लस वाई का गुणा 1 में करोगे तो आपको x प्लस वाई देखने को मिलेगा। x प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे तो इतना ही तो आएगा, और y माइनस 1 का गुणा 1 में करोगे तो आपका y माइनस 1 आएगा। यहां तक क्लियर समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? करना है क्या, x प्लस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई, बराबर इधर बचा आपका -1, और +1 उधर जाएगा तो हो जाएगा आपका -1। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर -1 मिलके हो जाएगा -2, -2। तो x माइनस वाई बराबर -2, इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो। क्लियर है यहां तक? इसमें क्या करोगे कि 2 को गुणा x में करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका 2x बराबर y प्लस 1 का गुणा 1 में करोगे तो आपका y प्लस 1 ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x, और प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस वाई, बराबर इधर बच गया आपका 1। इसे समीकरण नंबर आप मान लो दूसरा। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, दूसरा हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो माइनस वाई है, इधर भी माइनस वाई है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, ठीक है। यहाँ पे नीचे आप लिख लेना कि समीकरण 1 में से, ठीक है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इसका मतलब यह है कि समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, सिंपल। तो चलो यहाँ पे घटा देते हैं। यहाँ बोला समीकरण 1, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर आपका दिया है -2, और समीकरण यहाँ पे 2 क्या है कि 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। घटाना है, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, यह प्लस है तो माइनस में, यह माइनस है तो प्लस में, ये भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि माइनस वाई और प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -2x, यहाँ पे +x, घटेगा तो बचेगा यहाँ पे -x बचेगा, बराबर यहाँ पे -1 और यहाँ -2, -2 और -1 जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस हो जाएगा कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर हो जाएगा आपका 3। अब x बराबर 3 जब आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अब x का मान समीकरण पहला में रख दो या दूसरा में रख दो, आपको y का मान निकल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि x का मान किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, आपका मन है तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में ही रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, आपका मन करे तो 2 में भी रख लेना, आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है, रखने पर। अब देखो हम करेंगे क्या यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है कि x माइनस वाई बराबर के -2 दिया है, तो x की जगह हम रखेंगे 3, और माइनस वाई बराबर इधर हो गया -2, तो इधर हो जाएगा -y बराबर -2, और +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका -y बराबर -2 और -3 -5, और माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, तो y बराबर हो गया आपका 5। तो x बराबर 3 और y बराबर 5 आ गया ना। तो लिखेंगे वह भिन्न जो हम लोग माने थे, अभी नहीं पूछा है कि बताओ कि भिन्न क्या है, तो लिखेंगे वह भिन्न जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, भिन्न को हमने माना था x बटे y के रूप में, तो यहाँ x का वैल्यू आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3, और y का वैल्यू कितना आ गया 5, अतः वह भिन्न क्या है 3/5 है, और यही आपका आंसर है। अब बताओ कहीं दिक्कत हुआ आप लोगों को? पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक वर्ड समझ में आया ना आप लोगों को? बस यही करना है और कुछ काम करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। अब ये क्वेश्चन हो गया पूरा का पूरा सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखो दूसरा प्रश्न, ये दूसरा प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल कीजिए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है इस बार 4 नंबर के लिए, इस बात को आप मान के चलो। जो प्रश्न आपको बता रहा हूं उसको आप तैयार करके जाओ, 1-2 बार लगा कर जाओ, आपके एग्जाम में आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। देखो 3/x प्लस 2/y बराबर 11, और 4/x माइनस 5/y बराबर 7। अब ये आप समीकरण युग्म दिया है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। अब मेरे प्यारों इसका भी तरीका बहुत ही ज्यादा आसान है, कैसे सॉल्व करोगे मैं पेज ले लेता हूं, फिर देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहली बात की देखो यहाँ पे पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण मैं उतारता हूं, यहाँ पे दिया है 3/x और प्लस 2/y, ठीक है।
इसके बाद बराबर में दिया हुआ है 11, तो इसे कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लो, इसे आप समीकरण नंबर पहला मान लिए, ठीक है। और इस साइड आप इसको नोट कर लो, 4 बटे के x और -5 बटे के यहाँ पे y और बराबर के 7 दिया हुआ है ना, इसे आप समीकरण नंबर दूसरा मान लो। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसे करने की जरूरत है हल। अब देखो हल कितना आसान होगा, आप समझने की कोशिश करो। अगर इन दोनों में से चाहे यह वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए, चाहे यह वाला पार्ट इसके बराबर हो जाए, तो काम बन जाए। मेरे प्यारे बच्चों कैसे बराबर हो सकता है, देखो इस 2 में अगर मैं 5 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और इस 5 में अगर 2 का गुणा करूंगा तो ये भी 10 हो जाएगा। मतलब समीकरण 1 में मैं 5 को गुणा कर देता हूं, समीकरण 2 में मैं अगर 2 का गुणा कर देता हूं तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे मुझे एक लाइन लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण 1 में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 5 से, समीकरण 1 में तो 5 से तथा लिखेंगे, तथा समीकरण 2 में जो करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, लिख दीजिएगा 2 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ दो तो आंसर मिल जाएगा। गुणा करके जोड़ने पर डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दो कि गुणा करके जोड़ने पर, गुणा कर लो और जोड़ दो, फिर आपको समीकरण हल निकल जाएगा। ये लाइन लिखना पड़ेगा। लेकिन समीकरण 1 में 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 बटे x, क्या हो जाएगा 5 तिहाई 15 बटे x हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, और प्लस 5 दूनी के 10 बटे के क्या हो जाएगा y, 10 बटे के y हो जाएगा, ठीक है। और इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको उस साइड जोड़ देना, पहले इसको जोड़ लो, प्लस जोड़ना है ना, इसमें 2 को गुणा करोगे तो 4 दूनी के 8x, ठीक है, और माइनस 5 दूनी के 10 बटे y बराबर, अब देखो इधर जो बता है तो 11 में 5 का गुणा करोगे तो 11 5 55, और प्लस इधर 2 का गुणा करोगे तो 7 दूनी के 14। लो इतना आसान तरीका बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा मैंने शॉर्टकट बता दिया आप लोगों को, जल्दी से आंसर आप लोगों को आ जाएगा। अब देखो करना क्या है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे ध्यान दोगे तो प्लस 10 बटे वाई और माइनस 10 बटे वाई, ये दोनों चीज तो डायरेक्ट आप लोगों का कैंसिल हो गया। देखो कितना आसान हो गया, प्लस 10 बटे वाई माइनस 10 बटे वाई कैंसिल, बच क्या गया मेरे प्यारे बच्चों 15 बटे के एक्स बच गया इधर, और प्लस के 8 बटे के एक्स बच गया इधर, और बराबर इन दोनों जोड़ोगे तो 5 4 9 और 5 1 6, कितना आ जाएगा 69 आ जाएगा। यहां तक क्लियर हो, चलो अब मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लो, एक्स एक्स का एलसीएम एक्स होता है, एक्स से एक्स कैंसिल तो बच गया इधर आपका 15, और प्लस एक्स से एक्स कैंसिल तो बच गया 8, अब बराबर इधर बच गया आपका 69। जब जोड़ोगे तो 15 और 8 कितना होता है 23, तो 23 बटे के एक्स और बराबर इधर हो गया आपका 69, ठीक है। जब इसे हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप 1 मान सकते हो, ठीक है। तो एक्स को गुणा 69 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 69 गुणे एक्स होगा ना, और जब 1 को गुणा 23 में करोगे तो हो जाएगा आपका 23, और जब इधर एक्स का वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 23 बटे 69, बिल्कुल। जब इसे कटा दोगे 23 से कम 23, और 23 तिया कितना होता है 69, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1 बटे के 3, कितना आ जाएगा 1 बटे के 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 1 बटे के 3। अब एक्स बराबर 1 बटे 3 आ गया ना, इसका मान उठाकर समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, दोनों में हो जाएगा। तो चलो लिखोगे एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तभी तो वाई का वैल्यू ज्ञात होगा। समीकरण 1 में रखने पर 2 में भी रखोगे ना तो आंसर आप लोगों का सेम ही मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या था मेरे प्यारे बच्चों देख लो, यही तो था। तो समीकरण 1 क्या है, मैं नोट कर देता हूं, 3 बटे के x और प्लस 2 बटे के y और बराबर के 11, यही आपका समीकरण नंबर पहला है, और इसी में आपको रखना है x का वैल्यू, तो हो जाएगा 3 बटे x का वैल्यू कितना है 1 बटे के 3, तो इसके नीचे 1 बटे 3 हो जाएगा, और प्लस के 2 बटे के y दिया हुआ है और बराबर में 11 दिया हुआ है। अब देखो ये 3 ऊपर चलेगा तो 3 तिहाई के 9, ठीक है, 3 का गुणा ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 3 गुणे 3, और नीचे हो जाएगा आपका 1, और प्लस 2 बटे y बराबर इधर हो गया आपका 11। समीकरण हल कर रहे हो ना तो ये वाला चिन्ह आप लगाते रहना, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 बटे के कितना हो जाएगा 1,
और प्लस 2/y और बराबर इधर बच गया आपका 11। अब सिंपल करोगे क्या मेरे प्यार बच्चों, एक और y का एलसीएम क्या होगा, y होगा कि नहीं, एक और y का एलसीएम कितना होगा, y। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप सिंपल, नहीं तो एक सिंपल आप एक और काम कर सकते हो, एकदम आसान कर सकते हो, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। एक और तरीका मैं बता देता हूँ, जैसे 2/y है ना, तो 2/y की इधर रोक लो, इधर बच जाएगा आपका 11, इधर 9 है, 9 के नीचे 1 है तो 9 ही माना जाएगा, प्लस में तो उधर भेज दो तो माइनस में चला जाएगा। लो एकदम सिंपल कर दिया, एक स्टेप ही गायब कर दिया। तो 2/y बराबर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, y बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यार बच्चों, तो 2 और बटे 2, क्योंकि त्रिज्यक गुणा होगा तो 2/2 ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर 1। लो तुरंत आंसर आ गया y बराबर 1। तो y बराबर x और x बराबर 1/3, यह हल हो गया। x बराबर कितना आ गया, 1/3 आया था, और यहाँ y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, बात खत्म करो। लो यही दोनों हल हो जाएगा और यही आंसर हो गया। तो इतना आसान होता है, देखो कितना आसान से मैंने कर दिया इस प्रश्न को। तो यही तो तरीका है मेरे प्यारों, चाहिए यही तरीका याद करके जाना, इस प्रश्न को इसी तरह आप लोगों को हल करना है। क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट आप लोगों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा है कि दो व्यक्तियों के आय का जो अनुपात है वो 9:7 है, तथा उनके खर्चों का अनुपात जो है वो 4:3 है। यदि इसमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपया बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है कि उसकी मासिक आय कितना होगा। लो देखो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा 4 नंबर के लिए, और उसको आराम से करके चले आओगे। कैसे करोगे, देखो कह रहा है कि उसका मासिक आय पूछा है, दोनों व्यक्तियों का मासिक आय। देखो दो व्यक्तियों का आय का अनुपात तो दिया है कि दो व्यक्तियों का आय का अनुपात 9:7 है। तो देखो हल करते समय हम लोग कैसे लिखेंगे इस प्रश्न को, तो हम लोग लिखेंगे कि माना दो व्यक्तियों का आय, माना दो व्यक्तियों का आय, माना दो व्यक्तियों की आय, अनुपात कितना दिया, 9:7 दिया है ना, तो इसको हम लोग मान लेंगे कि माना दो व्यक्तियों की आय जो है वह क्रमशः, एक को हम लोग मान लेंगे 9x तथा एक को हम लोग मान लेंगे 7x, एक को हम लोग क्या मान लेंगे 7x। तो हमने क्या किया कि माना दो व्यक्तियों का आय जो है, एक को हमने 9x मान लिया, एक को हमने कितना मान लिया 7x मान लिया, और नीचे खर्चों का भी अनुपात दिया तथा उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। तो हम लोग लिखेंगे व्यक्तियों के खर्चे, उसके नीचे उसको भी मानना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे व्यक्तियों के खर्चे। देखो ये तरीका होता है, तब नंबर आप लोगों को मिलता है, ये नहीं कि डायरेक्ट हल करने लगोगे। ठीक है, हल करने लोगे डायरेक्ट तो नंबर कट जाता है। तो व्यक्तियों की खर्चे क्रमशः, क्रमशः खर्चों को हम लोग मान लेंगे y के रूप में, तो एक तो हो जाएगा 4y तथा एक का खर्चा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 3y, 3y है, यहाँ मान लिया हमने। बस सिंपल इतना ही काम करना है आप लोगों को। अब इसके बाद प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला रहेगा उसके अनुसार हल कर देंगे, बस सवाल हल हो गया। तो यही तो होता है क्वेश्चन में, बस ये लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए, बस नंबर आपको पूरा का पूरा दे दिया जाता है। प्रश्नानुसार क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात 9:7, उनके खर्चों का अनुपात 4:3, यानी उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2,000 रुपया बचा लेता है। अच्छा ये बताओ कि पहला व्यक्ति 9x कमाता है और उसमें से 4y यहाँ पे खर्चा कर देता है और बचा लेता है कितना, 2,000 रुपया बचा लेता है, बात खत्म। इसे समीकरण नंबर पहला मान लो। दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि 7x रुपया कमाता है और उसका खर्चा कितना है, 3y है, खर्चा करने पर भी कितना बचा लेता है, 2,000 रुपया बचा लेता है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा, बात खत्म। अब यहाँ पे देखो कोई कोई ना कोई हमको बराबर करना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों कैसे बराबर होगा, तो बराबर तभी होगा जब इस 9 में 3 का गुणा करूं तो 27 हो जाए, इसमें 3 का गुणा कर, इसमें 3 का गुणा करूंगा ये भी 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 नहीं, 27 कहां हो पाएगा, 9 दूनी का 18, 9×3 = 27। ठीक है, अगर 3 का गुणा करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। 3 का, अच्छा आप ही बताओ 3 का गुणा करेंगे तो 12 होगा कि नहीं, इसमें 4 का गुणा कर दूंगा तो ये 12 हो जाएगा, काम बन गया। यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण एक में 3 से तथा तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके
गुणा करके, और दोनों चीज माइनस में तो घटा देना पड़ेगा, क्योंकि ए बी माइनस में, ए बी माइनस में, तो घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर बात खत्म करो, गुणा कर दो। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों कितना गुणा करना है, 3 का, और इसमें कितना करना है, 4 का। गुणा करो तो 9 3 27x और माइनस 4 तिहाई 12y और बराबर 3 दूनी के 6000। और इसको गुणा करेंगे तो 4 7 28x और माइनस 3 चौको 12y और बराबर 4 दूनी के 8000। और करके घटाना है, घटाने पे चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, या प्लस है तो माइनस। अब मेरे प्यारे बच्चों माइनस 28x प्लस 27, माइनस के क्या बच जाएगा x, इधर आपका माइनस 12y प्लस 12y कैंसिल हो जाएगा, बीच में बच गया बराबर, यहाँ माइनस 8000 प्लस 6000 माइनस के 2000, माइनस के 2000 कट गया माइनस से माइनस, तो x बराबर कितना गया, 2000। बात खत्म। अब x बराबर जब 2000 निकल गया, हमसे पूछा है तो मासिक आय बताइए, उन दोनों की मासिक आय, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मासिक आय दोनों का। तो मासिक आय हमसे पूछा है, मासिक आय, तो मासिक आय मेरे प्यारों से कितना हो जाएगा, एक को हमने माना था 9x और दूसरा का क्या था 7x, तो एक का तो हो जाएगा 9 गुणे 2000, तो 9 दूनी के 18000, तो एक का तो 18000 मासिक आय आ गया, और एक का 7 गुणे 2000 मतलब 7 दूनी के 14000, दूसरे का 14000 मासिक आय आ गया। यही हो गया उत्तर, यही हो गया आंसर मेरे प्यारों, बात खत्म। क्लियर है, कर लोगे ना एग्जाम पे, छोड़ना मत एक भी प्रश्न, बता रहा हूं। इसके बाद आगे आओ, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो, जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। देखो कैसे लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इसको, प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए करेंगे हम लोग क्या, यहाँ मानेंगे उसको, हमें भी क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करोगे, हल में कैसे लिखेंगे हम लोग एग्जाम में, एग्जाम में लिखेंगे कि माना दो क्रमागत, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक, माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक, एक को आप x मान लो तथा दूसरा को आप x प्लस 2 मानोगे। क्या मानोगे, x प्लस 2 है। हमेशा जब भी आपको एग्जाम में यह दे कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक चाहे सम धनात्मक पूर्णांक पूछे, आप हमेशा एक को आपको x मानना है, दूसरा को x प्लस 2 ही माना जाता है, हमेशा, हमेशा इतना याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद लिखोगे प्रश्नानुसार, अब जो प्रश्न बोला है बस इक्वेशन बनाओगे फिर हल करोगे, आंसर आपके सामने है। तो मैथ कितना आसान है आप देख रहे हो ना, बिल्कुल मैथ में मेरे तो कोई फेल नहीं हो सकता, इतनी गारंटी मेरी, बस डेली वीडियो देखते जाओ। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल, मतलब x का वर्ग कर देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और एक संख्या हमारे पास है x प्लस 2, इसका वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा। अब दोनों का योगफल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो रहा है, 290 हो रहा है, यही चीज तो बोला है। अब सिंपल x का करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और प्लस 2ab बराबर 290, इतना तो आपको मालूम ही है। तो ये हो जाएगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर मिलके, तो इधर हो गया आपका 2x स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 2 दूनी के 4x और बराबर इधर हो गया आपका 290। तो इधर तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 4x और उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 286, और 286 जब इधर आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, माइनस 286 हो जाएगा, और उधर बच जाएगा आपका 0 सिर्फ। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हो और छोटा बना लो, 2 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2 दूनी के 4x, 2 एकम 2 और 2 चौको 8 और 2 तीन 6 बराबर 0। यह 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में तो 0 ही आ जाएगा, तो बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के बच गया इधर 143 और बराबर 0। अब इसे हल करना है कि गुणा करने पे 143 आ जाए, जो जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसी संख्या कौन सी है, तो ऐसी संख्या 13 और 11 है। जब 13 में 11 को गुणा करोगे तो 143 आ जाएगा, 13 में से 11 घटाओगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे भिड़ा दो,
तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 13x और माइनस के 11x और माइनस के 143 बराबर के हो जाएंगे 0। जोड़ा ले लो, एक जोड़ा यहां से बन गया, एक जोड़ा यहां से। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 13 बच जाएगा। अब इसमें 11 कॉमन है तो 11 कॉमन ले लोगे तो 11 से 11 कैंसिल, तो x और माइनस गुणा माइनस में होगा तो प्लस 11 का भाग जब 143 में दोगे तो 13 बार में जाएगा, बात खत्म, बराबर 0। इसमें भी x प्लस 13, इसमें भी x प्लस 13, तो एक कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 13 और एक कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 11 बराबर के 0। यहां तक कर लिए, तो एक बार इसके बराबर 0 कर दो, एक बार इसके बराबर 0, तो एक बार x माइनस x प्लस 13 दिया है तो x प्लस 13 बराबर 0 कर दो, तो x प्लस 13 बराबर 0 करोगे तो x बराबर माइनस के 13 आ जाएगा, तो माइनस के 13 तो आंसर होगा नहीं। तो एक बार हम क्या करेंगे, x माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे, तो x माइनस 11 बराबर 0 करोगे तो x बराबर 11 आ जाएगा, तो x बराबर 11 गया, यही आपका आंसर हुआ। लेकिन हमें क्रमागत संख्या बताना है। क्रमागत संख्या क्या था, एक को हमने x माना था, दूसरे को हमने x प्लस 2 माना था, तो एक संख्या तो x मतलब 11 आ गया और दूसरी संख्या 11 प्लस 2 बराबर 13, तो एक संख्या 13 आ गया। तो एक संख्या 11 है और दूसरी संख्या 13 है, यही क्रमागत और विषम धनात्मक पूर्णांक है मेरे प्यारे बच्चों, यही आंसर आ गया, यही आंसर है, बात खत्म। इसी तरह लगाया जाता है इस प्रश्न को। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आओ अगला प्रश्न पांचवा देखो। पांचवा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है, अब एग्जाम में तो आना फिक्स है इसको, कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। कह रहा है x का जो वैल्यू आना चाहिए वो 0 और 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 और 2 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो चलेगा। देखो कैसे हल करेंगे, एक पेज ले लेता हूं मैं, ऊपर कर देता हूं, इसको नोट करना पड़ेगा मुझे। 1 के क्या है x और माइनस के 1 के x माइनस के 2, ठीक है, और बराबर में दिया हुआ है 3। इसको हमें हल करना है। देखो कितना सिंपल हल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कुछ करने की जरूरत नहीं, एलसीएम लो, डायरेक्ट आप एलसीएम लो। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, x और x माइनस 2, यही एलसीएम आएगा कि नहीं। x से x कैंसिल, x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 को गुणा जब 1 में करोगे तो x माइनस 2 ही आने वाला है। बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, बच गया x, x को गुणा 1 में करोगे तो x आएगा, और बराबर इधर लगा दिए तुम 3। ठीक है, ये समीकरण हल कर रहे हो। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा यहाँ पे, x और माइनस के 2 और माइनस के x और बटे x में x को गुणा करोगे तो x स्क्वायर और माइनस 2 को गुणा x में करोगे तो 2x, बराबर इधर बच गया आपका 3। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे तो सिंपल आपको दिख रहा है कि माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा -2 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और बराबर के 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लो, सिंपल ना, तो हो जाएगा, इसका गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस 3 दूनी के 6x बराबर -2 को गुणा 1 में करोगे तो माइनस के 2 ही आने वाले हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर और माइनस के 6x और माइनस के 2 इधर आएगा तो प्लस के 2 और बराबर में 0। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर क्या करोगे, 2 को गुणा जब 3 में करोगे तो 2 3 6, ऐसी कोई संख्या है जो जोड़ने पे 6 आ जाए और घटाने पे फिर 6 आ जाए, कोई है ऐसी संख्या? कोई नहीं है। जब इस तरह का समीकरण आपसे न बने तो आप कैसे इसको हल करोगे, तो सूत्र का प्रयोग करोगे, श्रीधाचार्य नियम लगाओगे। कौन सा? श्रीधाचार्य नियम, या लिख लो। जब जब समीकरण नहीं बन पाता है मेरे प्यारे बच्चों, इक्वेशन नहीं बन पाता है, तो श्रीधाचार्य नियम काम आता है। और श्रीधाचार्य नियम आपको मालूम होना चाहिए कि श्रीधाचार्य नियम का रूल क्या कहता है। श्रीधाचार्य नियम का रूल कहता है कि -b और प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे के 2a, ये नियम काम आता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखो यहां से हमें एबीसी का वैल्यू चाहिए। अब a बराबर क्या होगा, a बराबर मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर 3 आ गया, और b बराबर क्या होगा, b बराबर x का गुणांक माइनस के 6 आ गया, और c बराबर अचर पद जो कि 2 दिया है, c बराबर 2 आ गया। अब यहाँ वैल्यू रखना है मेरे प्यारे बच्चों से, तो यहाँ x बराबर, यह आपका फॉर्मूला x के बराबर आता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस तो फार्मूला लगा है तो माइनस फार्मूला में लगा दो, फिर b का वैल्यू है माइनस के 6, फिर यहाँ प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर, देखो दिया ना बी स्क्वायर, बी मतलब -6 का क्या कर दो स्क्वायर, फिर -4a, a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू है 2,
ठीक है। अब पूरे बटे में मेरे प्यारे बच्चों आ जाएगा 2 इंटू ए का मतलब 3। जब हल करोगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो 6 और प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 36 आ जाएगा, और -4 3 12 12 दूनी के 24, और बटे में कितना हो जाएगा 3 दूनी के 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 और प्लस माइनस यहाँ से घटाओगे 36 में से 24 घटाओगे तो मेरे प्यारे बच्चों कितना बच जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 2 और यहाँ से बच जाएगा 1। कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों, 12 बच गया। ठीक है। अब बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 प्लस माइनस करड़ी में 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 तिहाई 12 और बटे 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस, देखो 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर निकल जाएगा और करड़ी में बच जाएगा आपका 3 और बटे के 6 बच जाएगा। ठीक है। अब मेरे प्यारों जो यहाँ करना क्या, सिंपल कि इसको हल जब करेंगे तो एक बार पॉजिटिव लेने पे एक बार निगेटिव लेने पे, तो पॉजिटिव जब हम लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 करड़ी में 3 और बटे के 6। इसको हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे क्या लिया ले जाएगा कॉमन। ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और प्लस करड़ी में 3 और बटे यहाँ पे 6, कटा दो तो 2 तिहाई 6 3 बार में कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 प्लस करड़ी में 3 और बटे के 3। ठीक है। और एक बार निगेटिव लेने पे, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिएगा निगेटिव लेने पे, निगेटिव लेने पे हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 2 करड़ी में 3 और बटे में 6। उसी तरह इसको हल करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तिहाई 6 और माइनस करड़ी में 3 और बटे में 6, फिर कटा दोगे 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3 माइनस करड़ी में 3 और बटे में 3। अब हल आ गया आपके सामने, तो x बराबर 2 हल निकल गया, एक तो निकल गया 3 प्लस करड़ी में 3 बटे 3 और एक निकल गया आपका 3 माइनस करड़ी में 3 बटे 3। बात खत्म। यह हल, यही आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है। क्लियर है, आपको क्लियर होना चाहिए। देखो ज्यादा प्रश्न नहीं बताया हूं, 5 ही प्रश्न बताया हूं, लेकिन ये विश्वास रखो कि 5 आएंगे। 5 हमने बता दिया ना, विश्वास रखो कि 100% आएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो देखो जो वीडियो में आपको बनाऊंगा कम क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन जेन्युइन तरीका रहेगा उसका, और वो 100% आपके एग्जाम में आएंगे, उसको कोई रोकेगा नहीं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।